Hello students, I am Isha Madam from your Golden Public, and in previous video we had discussed about the soil pollution, radioactive waste, and today we will discuss about the greenhouse effect, ozone depletion. So our first topic is greenhouse effect. So what do you mean by the greenhouse effect? Greenhouse effect, it is a natural occurring phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere due to the presence of certain gases in the atmosphere. तो ये जो फिनोमिना है ये हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस के प्रेजेंट होने की वजह से होता है. अब देखिए क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अगर कंपेयर करें तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम अपनी कार को किसी ऐसी जगह पर पार्क कर दें जब बहुत ज्यादा जो है वो सनलाइट है, धूप है, और हम वहाँ उसको पार्क कर दें, और जब थोड़ी देर बाद जब हम अपनी कार खोलते हैं तो उसमें से जो है बहुत हीटअप हो जाती है वो कार और बहुत देर तक गर्म रहती है. ठीक उसी तरह से हमारी जो अर्थ होती है उसके ऊपर ऐसी गैसेस होती हैं, हमारी अर्थ की सरफेस में गैसेस होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर देती हैं. अब हीट एब्जॉर्ब करने से क्यों जरूरी है हीट को एब्जॉर्ब करना? हीट को एब्जॉर्ब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सन रेज आती हैं तो सन रेज आने के बाद जो हमारी सरफेस है वो हीटअप हो जाती है, और जो ये गैसेस होते हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस उसको अमिट नहीं करती, जिससे कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो सर्वाइवल के लिए बना रहता है. अगर ये गैसेस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करें और उसको अमिट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उसको अमिट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सरफेस है उससे हो जाएगा, उससे जो है हमारा एक जो सरफेस है वो हमारी हीटअप हो जाएगी. तो अगर वो जो हमारी जो गैसेस हैं वो हीट को अमिट कर देंगी तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा और सर्वाइवल के लिए अनफिट हो जाएगा. तो इसलिए जो ये गैसेस होते हैं इनको जो है हीट को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है. अब देखिए कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं. हम उसको यूटिलाइज करते हैं या उस इफेक्ट को हम कैसे शो कर सकते हैं कि जो हमारे हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पर हमें ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना है जिनको ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है. तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उनके लिए एक पर्टिकुलर एक एरिया डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर CO2 और जो हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेज है उनको रखा जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो उस हाउस के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जो फ्लावरिंग है वो जल्दी हो जाती है. So that is the phenomena we use is known as a greenhouse effect. So greenhouse effect basically it is a natural phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere due to the presence of certain gases in the atmosphere. You can look at the diagram also कि जो हमारी greenhouse gases हैं they absorb long wave infrared radiation from the earth and emit it again towards the earth. The cycle continues till the earth's surface has no long wave radiation to emit. अब अगर हम बात करें in the absence of greenhouse gases, अगर हम absence की बात करें तो जो हमारे greenhouse gases हैं, the average temperature of earth would have been chilly -18 degree centigrade rather than the प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये जो हमारा टेम्परेचर है ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. क्लाउड्स एंड गैसेस reflect about 1/4 of incoming solar radiation and absorb some of it, but almost half of incoming solar radiation falls on the earth's surface, heating it, while a small proportion is reflected back. जबकि कुछ अमाउंट में जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है और जो क्लाउड्स और जो गैसेस होते हैं वो 1/4 जो सोलर रेडिएशन होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट. कुछ उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 1/4 को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. अर्थ सरफेस री-एमिट हीट in the form of infrared radiation, but part of this does not escape into space, and atmospheric gases, for example CO2, methane, etc., absorb a major fraction of it.
तो जो CO2 और मीथेन होते हैं ये मेजर फ्रैक्शन हीट का एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको वापस नहीं जाने देते. These gases radiate heat energy and a major part of which again comes to the earth's surface, thus heating it up once again. The cycle repeated again and again. तो ये जो cycle है ये repeat होता रहता है कि जो gases है वो energy को absorb कर लेते हैं फिर उसको emit कर देती हैं. So that is the repeated formula. The above mentioned gases like carbon dioxide and methane are commonly known as the greenhouse gas. तो यहाँ पर ये चीज important है, आप इसको note down करिए कि जो हमारे द अबव मेंशन गैसेस CO2, मीथेन, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं. इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और यही गैसेस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अभी हमने बात करी ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, बट ये इंक्रीजिंग भी एक सर्टेन अमाउंट तक ही होनी चाहिए. अगर ज्यादा इंक्रीजिंग अर्थ के टेम्परेचर पे हो जाती है तो इट इज शिफ्टेड इनटू द ग्लोबल वार्मिंग. किस पर कन्वर्ट हो जाती है? वो ग्लोबल वार्मिंग पे. मीन्स कि जो एक अर्थ का पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग में काउंट करते हैं. मीन्स व्हेन दीज गैसेस एब्जॉर्ब मोर हीट ड्यू टू द पॉल्यूशन की वजह से जो गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज्यादा हीट को, सो दैट अवर अर्थ सरफेस हैज मोर टेम्परेचर. हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इट इज अ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन concentration of greenhouse gases. Next, the cause of global warming. अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की. तो ग्लोबल वार्मिंग, हाई लेवल ऑफ greenhouse gases, CO2, CFC. If you remember, CFC means आपने 10th class में पढ़ा है chlorofluorocarbon, and CH4 it is methane, etc. in the atmosphere. All these gases allow the heat waves to reach Earth but prevent their escape and the Earth become warm. तो ये क्या करते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वापस नहीं जाने देते, जिससे हमारी अर्थ जो है वो वार्म हो जाती है. दैट इज नोन एज द global warming. If we talk about the effect of global warming, then the Earth's temperature has increased by 0.6 degree centigrade. हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है लास्ट 3 डिकेड्स में. दिस कॉज चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, और इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी चेंज हो गया. The rising temperature leads to harmful effect in environment, leading to odd climate changes. इसकी वजह से odd climate changes आते हैं, और जो एक हमें कहना चाहिए कि bad effect हमारे environment पे होता है. और इसका एग्जाम्पल है इल नीनो इफेक्ट. इल नीनो इफेक्ट जो है ये इसी की वजह से हम पढ़ते हैं कि जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं, अचानक से हमारे जो कहना चाहिए हमें मानसून चेंजेस हो जाते हैं, उसको हम इसी ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट कह सकते हैं. द हाई टेम्परेचर विल रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप. तो जो हम ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट हो जाती है, विच विल लीड टू इंक्रीज द सी लेवल. अब इन आइस कैप के मेल्ट होने से क्या होगा कि जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. सी लेवल इंक्रीज होने से जो सी के आसपास का जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा वाटर में, मतलब पानी में डूब जाएगा. तो इसलिए ये एक बैड इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कैप्स का मेल्ट होना. द हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर leads to increase weed growth, eruption of disease and pests. Thus the crop productivity will decrease. साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज इन ग्लोबल वार्मिंग, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है इट मीन्स नंबर 1 इट इज ऑफ CO2 दैट इज 60%. नंबर 2 हमारा जो इफेक्ट जाता है वो जाता है हमारा CH4 पे, दैट इज 20%. थर्ड इफेक्ट आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इट इज ऑफ नंबर 3 14%. एंड नंबर 4 पे आते हैं हमारे N2O विथ
8%। तो ये इस तरह से ये परसेंटेज हमारा ग्लोबल वार्मिंग का है. दिस इज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग. So that is about the relative contribution. तो आपको ये कंसंट्रेशन जो है परसेंटेज विद परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी गैस का कितना परसेंट जो है वो आता है. नाउ कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. तो नंबर वन कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसको हम कम करके जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर सकते हैं. रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, प्लांटिंग ट्रीज, slowing down the growth of human population, taking international initiatives to reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere. तो ये हमारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम वर्क करके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर. तो हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन के स्ट्रेटोस्फीयर में. तो जो हमारा जो ओजोन लेयर होती है वो दो ओजोन्स होते हैं हमारे पास. एक होता है हमारे पास बैड ओजोन और एक होता है हमारे पास गुड ओजोन. इफ वी टॉक अबाउट द बैड ओजोन, yes student, what is about the bad ozone? That bad ozone is present in the troposphere and good ozone is present in the stratosphere. So जो bad ozone होती है, it is harmful for the plants and the animals, while the good ozone, it is good for the plants and the animals, and it develop a shield. ये शील्ड डेवलप करती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड डेवलप करती है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो सन के अर्थ पर नहीं आ पाते. तो जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले अर्थ पर वो वाटर में हुई थी. क्यों हुई थी? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहां तक नहीं पहुंच पाते थे. जब हमारी अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर डेवलप हो गई, उस टाइम पर जब डेवलप होने के बाद, ओजोन लेयर के डेवलप होने के बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पर. तो अगर हम थिकनेस की बात करें तो जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस को हम DU यानी कि डॉप्सन यूनिट पे काउंट करते हैं. अब हम बात करते हैं हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म. तो जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इट ब्रेक व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज कम, it break into the nascent oxygen O+O. This nascent oxygen combine with the oxygen in presence of ultraviolet radiation and form the ozone. This is about the formation of ozone. Very important question आपका 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया था. तो जो ओजोन लेयर है वो कैसे फॉर्म होती है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पहले ब्रेक डाउन हो जाती है नेसेंट ऑक्सीजन में, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म द O3. दिस इज अबाउट द ओजोन लेयर, how ozone layer is formed. Next, there should be a balance between the production and degradation of ozone in the stratosphere. Stratosphere में ओजोन बनती भी रहती है और जो है वो डिग्रेड भी होती रहती है. तो वो बनने और डिग्रेड होने का प्रोसेस मीन्स द प्रोडक्शन एंड द डिग्रेडेशन. ये बैलेंस एक इक्वेशन में चलता रहता है जिससे कि ओजोन लेयर बनी रहती है. दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब. ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है. किसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है? द मेन थिंग इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. फ्लोरोकार्बन इसको डिस्टर्ब कर देते हैं एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट, और ये रेफ्रिजरेंट की तरह से यूज होती है. ओजोन डिग्रेडेशन, व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर डिस्चार्ज इनटू लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दे मूव अपवर्ड एंड रीच द स्ट्रेटोस्फीयर. तो ओजोन डिग्रेडेशन, ओजोन को सबसे ज्यादा खतरा किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है. एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर डिस्चार्ज इनटू लोअर पार्ट. जब इसको जो है वो अमिट होती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ये रिलीज करती है क्लोरीन एटम. नाउ this chlorofluorocarbon means CFCl3. This CFCl3 first break into CFCl2 and chlorine. Now CFCl2 again break up
into the CFCl plus Cl. Now this Cl act as a catalyst. ये जो Cl है ये catalyst की तरह वर्क करता है और बाद में बच जाता है. अब देखिए एक क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल ये आ गया क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल ये आ गया, तो इसने कैटलिस्ट की तरह फॉर्म करा. अब ये किस तरह से ऑक्सीजन जो ओजोन लेयर है उसको बनने से कैसे रोकती है? तो ये जो क्लोरीन है ये O3 के साथ रिएक्ट करके ClO और O2 बनाती है. तो ये जो ClO और O2, ये ClO O2 फिर ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है और क्लोरीन और ऑक्सीजन, मीन्स की जो हमने ओजोन, जो हमारी ओजोन बनी थी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, वो फिर से ओजोन कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और क्लोरीन एज इट इज कैटलिस्ट की तरह वर्क करके बच जाता है. तो ये जो हमारा है ये ओजोन डिप्लीशन है बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इसलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर ओजोन लेयर. The chlorine degrades ozone, releasing molecular oxygen with these atoms acting merely as catalyst. Chlorine atoms are not consumed in the reaction, hence whatever chlorofluorocarbon are added to the stratosphere, they have permanent and continuous effect on the ozone levels. The ozone depletion is particularly marked over the Antarctic region. This led to the formation of a large area of thin ozone layer. तो जो ओजोन लेयर है वो थिन हो जाती है. अभी आपको मैंने रिएक्शंस के थ्रू बताया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कैसे हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट करती है. तो दिस इज about the depletion of ozone layer. Thank you class.